एक 45 साल की महिला होती हैं, उनके 7 बच्चे होते हैं। वो अपने घर परिवार के अंदर सब कुछ मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को चला रहे होते हैं, लेकिन 2 बहनों की शादी हो जाती हैं। अब वो मायके में रहने लग जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ उस महिला का जो पति होता है वो अचानक एक दिन बीमार हो जाता है। जब उसे हॉस्पिटल ले जाता है तो जब हॉस्पिटल वाले उसे डॉक्टर कहते हैं देख करके इसकी तो मृत्यु हो गई है, इस दुनिया को छोड़कर वो चले गए हैं, तो आखिरकार उस डेड बॉडी को अपने घर पर लाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है। वो महिला अपने 5 बच्चों को मेहनत मजदूरी करके पाल रही होती हैं, लेकिन पास ही के रहने वाले 300 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति होता है। उस व्यक्ति के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाती हैं, जिसके बाद उस घर परिवार वालों को सब जानकारी लग जाती है कि आखिर उनकी माँ जो है किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग के अंदर आ गई हैं। तो जब उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो वो महिला मानने से इनकार कर देती है और गुस्से में आकर उस घर परिवार को अपने 500 बच्चों को छोड़कर उस व्यक्ति के घर पर चली जाती हैं, जिसके बाद उसके व्यक्ति के साथ भी वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही होती हैं। लेकिन एक दिन काफ़ी दूर वो गेहूं की कटाई की मजदूरी के लिए चली जाती हैं, जिसके बाद वो 3-4 दिन के बाद व्यक्ति तो लौट जाता है, लेकिन वो महिला जब घर पर नहीं लौटती हैं तो उसका जो पहला सबसे बड़ा बेटा होता है वो उस व्यक्ति के पास जाता है और उसे बातचीत करने की कोशिश करता है। उसे अपनी माँ के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ जो है अब बिल्कुल भी इस दुनिया के अंदर वापस नहीं आएंगी, वो कभी लौटने वाली नहीं है। मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया है, उसको जो है मैंने मौत के घाट उतार दिया है। जब ये बात जब उस लड़के को पता चलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। एक दिन नज़दीकी थाने में जाता है और थाने में जाकर अपनी माँ की गुमशुदा की रिपोर्ट भी दर्ज करवा लेता है और उस व्यक्ति के बारे में भी रिपोर्ट दर्ज करवा लेते हैं जिस व्यक्ति के साथ उसकी मां रह रही होती हैं। आखिरकार पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करने लग जाती है और एक ऐसी कहानी निकलकर सामने आती है, जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आखिरकार उस लड़के की माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था जो 7 बच्चे की माँ हैं, वो इस दुनिया को छोड़कर चली क्यों जाती हैं, और वो जब गेहूं की कटाई करने के लिए इतनी दूर जाती हैं तो आखिरकार वो वापस नहीं लौटती हैं। जब पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती हैं तो ऐसी कौन सी उसके सामने ऐसी कहानी निकल कर आती हैं, जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो सोचने पर आखिर मजबूर क्यों हो जाते हैं। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर और यहीं पर एक थाना लगता है सजेटी थाना, और यहीं पर एक छोटा सा गांव होता है। उस गांव का नाम टिकवापुर होता है। यहीं के रहने वाले राम बाबू जिनकी उम्र 50 साल के आसपास की होती हैं, उनकी पत्नी रेशमा जिनकी उम्र 45 साल के आसपास की होती हैं। उस घर परिवार के अंदर 2 सबसे बड़ी बेटियां होती हैं, जिसके बाद उसके 4 लड़के होते हैं और सबसे छोटी एक बेटी होती है। इस तरीके से उस घर परिवार के अंदर 7 बच्चे होते हैं और इस घर परिवार को चलाने के लिए मात्र एक ही रास्ता होता है, खेती करना। और खेती के बाद जितने भी रुपए पैसे मिलते थे उसी की वजह से उनका घर परिवार के अंदर सर्वाइव हो रहा था, इसी तरीके से उनका गुजारा चल रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वक्त बीतता है, 2 जो सबसे बड़ी लड़कियां होती हैं वो बड़ी हो जाती हैं तो उनकी शादी करवा दी जाती हैं, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां अपने ससुराल के अंदर रह रही होती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 2022 आ जाता है। अचानक एक दिन राम बाबू की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। यानी भगवान को यही मंजूर होता है कि आखिर जो है राम बाबू अपने पीछे 5 बच्चों को जो छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद सारी जिम्मेदारी रेशमा के ऊपर आ जाती हैं। रेशमा इधर इधर मेहनत मजदूरी करती हैं, कभी खेत में कटाई का काम करती हैं तो कभी किसी मकान के निर्माण के काम में जाती हैं। इस तरीके से वो जितने पैसे कमाती थी अपने बच्चों को भी पढ़ा रही थी और इसी तरीके से अपने घर का गुजारा चला रही होती हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है। पास ही के रहने वाले यानी अपने घर के पास ही के 300 मीटर दूर रहने वाले एक व्यक्ति होता है गोरेलाल, उनके बीच में बातें होने लग जाती हैं जब रेशमा की, तो दोनों एक दूसरे के प्रेम प्रसंग के अंदर आ जाते हैं और पहली बार उनके बीच में संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है तो धीरे धीरे अपने घर के जो बच्चे होते हैं रेशमा के, उन सभी बच्चों को इस बात की जानकारी लग जाती है कि आखिर मेरी माँ गोरेलाल के साथ जो है प्रेम प्रसंग के अंदर आ गई हैं, उनके साथ जो है अनैतिक अवैध संबंध बना रही हैं। और इस तरीके की जानकारी जब अपने बच्चों को लगती हैं तो वो जो है अपनी बड़ी बहनों को जो है फ़ोन करके इस बात की जानकारी दे देते हैं और वो दोनों बहनें भी अपनी माँ रेशमा को समझाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है। सबसे बड़ा बेटा बबलू होता है, वो भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि पिताजी तो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, तुम्हारी भी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, हम मेहनत मजदूरी करके अपने घर परिवार को चला सकते हैं, तुम्हें किसी के साथ रिलेशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जब इस बात जैसे ये बात रेशमा सुनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो गुस्सा हो जाती हैं। आखिरकार अपने 500 बच्चों को वो छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए गोरेलाल के घर पर चली जाती हैं और वो ये कहती हैं कि तुम अपने हिसाब से देख लेना, मैं जो है तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए गोरेलाल के घर पर जा रही हूँ। अब 500 बच्चे जो हैं अपनी मजदूरी मेहनत करके जो अपना घर चला रहे होते हैं, यहाँ पर रेशमा जो भी जो है गोरेलाल के साथ मेहनत मजदूरी करी हो रही है। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ 2 अप्रैल 2025 के दिन इटावा के अंदर कटाई का काम चल रहा होता है। तो गोरेलाल और रेशमा दोनों जन इटावा के अंदर चले जाते हैं। वो कटाई का काम करते हैं, कुछ वक्त वहाँ पर बिताते हैं। जिसके बाद गोरेलाल तो वापस अपने गांव लौट जाता है, लेकिन जब रेशमा नहीं लौटती है और इसकी जानकारी जब सबसे बड़े बेटे बबलू को लगती है तो वो गोरेलाल के पास जाता है, उसे पूछने की कोशिश करता है कि मेरी माँ क्यों नहीं लौटी है। तो गोरेलाल कहता है कि तुम्हारी माँ 12 महीने के बाद लौटेगी, वो अभी फ़िलहाल आने वाली नहीं है। और ऐसी बात सुनकर बबलू अपने घर पर आ जाता है, जिसके बाद उसे थोड़ा सा शक होता है। तो फिर से वो गोरेलाल के पास जाता है 29 नवंबर 2025 के दिन। और जैसे ही वो जाकर जब उसे पूछताछ करने की कोशिश करता है अपने माँ के बारे में, तो गोरेलाल काफ़ी ज़्यादा शराब पिया होता है। तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ को मैंने इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया हूँ, अब वो दोबारा तुम्हारे घर पर नहीं आएगी, नहीं मेरे घर पर आएगी, जो तुम्हें करना है कर लेना। जैसे ये जानकारी बबलू को सबसे बड़े बेटे रेशमा के बेटे को लगती है तो वो काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है, गोरेलाल से झगड़ा करता है। जब दोनों के आपस में झगड़ा हो जाता है तो बबलू यहाँ पर पुलिस को जानकारी दे देता है। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जिसके बाद दोनों को समझाकर अपने अपने घर पर भेज देती हैं। बबलू भी अपने घर पर आ जाता है, गोरेलाल भी अपने घर पर आ जाता है, जिनके बाद दोनों के बीच में झगड़ा वहीं पर शांत हो जाता है। लेकिन आखिरकार 5 जनवरी 2026 के दिन ग्रामपुर के अंदर एक थाने के अंदर जाता है। वहाँ पर एसीपी कृष्णकांत यादव होते हैं। जब उनके पास जाता है तो बबलू अपनी मां के बारे में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वो कहता है कि आखिरकार मेरी मां हमारा घर छोड़कर गोरेलाल के साथ रह रही होती हैं। वो वहाँ से इटावा चले जाते हैं कुछ काम के लिए, जिसके बाद मेरी माँ वापस नहीं लौटती हैं। गोरेलाल तो आ जाता है, लेकिन जब मैं गोरेलाल से पूछताछ करने की कोशिश करता हूँ, जब मेरी माँ के बारे में पूछता हूँ, तो वो ये कहता है कि तुम्हारी माँ को जो है मैंने इस दुनिया के से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया हूँ, वो अब वो दोबारा लौटेगी नहीं। जब ये बात कृष्णकांत यादव को लगती है तो वो अपनी टीम को लेकर गोरेलाल के घर पर जाती हैं। जिसके बाद गोरेलाल को आखिरकार 6 जनवरी 2026 के दिन गिरफ्तार करती हैं। और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो गोरेलाल इधर इधर घुमाने की बातें कर रहा होता है, पुलिस को बार बार घुमा रहा होता है। आखिरकार पुलिस भी परेशान होती है। तो जब उसके साथ सख्ती से पेश आती हैं तो गोरेलाल आखिरकार टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाने लगता है और वो कहता है कि हाँ, रेशमा जो है काफ़ी वक्त पहले अपना परिवार छोड़कर हमारे पास आ गई थी, मेरे साथ रह रही होती हैं। हम लोग मेहनत मजदूरी करके अपना घर परिवार चला रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम एक दिन यानी 29 नवंबर 2025 से पहले जब हम एक दिन इटावा जाते हैं, यानी उससे 7-8 महीने पहले की बात होती है, जब वो इटावा गेहूं कटाई के काम पर जाते हैं तो उनके साथ वहाँ पर काम करते हैं। काम करने के बाद वो रेशमा से कहने लगता है गोरेलाल कि तुम मेरे साथ संबंध के अंदर तो रह रही हो, तुम मेरी कोई पत्नी नहीं हो, तुम मेरी एक रखेल की तरह हो, और इसी तरीके से तुम मेरे भाई के साथ भी रह सकती हो। आखिरकार तुम्हें मेरे भाई के साथ रहना होगा और इन्हीं के साथ तुम्हें रिलेशन के अंदर रहना होगा। जब ये बात रेशमा सुनती हैं तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो कहती हैं कि मैं अपने 5 बच्चों को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ इसीलिए आई हूँ कि मैं तुम्हारे साथ पति पत्नी की तरह रह सकती हूँ, और तुम कहते हो कि तुम मेरे भाई के साथ रिलेशन के अंदर रहना होगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। आखिरकार गोरेलाल और रेशमा के बीच में झगड़ा होता है। झगड़ा होने के बाद वो वापस अपने गाँव लौट जाते हैं। जिसके बाद आखिरकार गोरेलाल उस रेशमा को समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें आखिरकार जो है मेरे भाई सुरेश के साथ उसके साथ रहना होगा और उसी के साथ तुम्हें आगे की ज़िंदगी बितानी होगी। तुम मेरी कोई पत्नी नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी एक रखेल हो, और रखेल की तरह तुम मेरे भाई के साथ भी रह सकती हो। अगर तुम मेरे भाई के साथ रहती हो तो हम दोनों जन तुम्हारा खर्च भी उठाएंगे और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो तुम्हें देने के लिए तैयार होगे। तो आखिरकार रेशमा जो है फिर से उसका विरोध करती हैं, और विरोध करने के बाद गोरेलाल गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद अपने भाई सुरेश को भी बुलाता है। सुरेश रेशमा के साथ ज़बरदस्ती करता है, उनके साथ संबंध बनाते हैं, और आखिरकार गोरेलाल रेशमा का गला दबाता है। और गला दबाने के बाद उसे 1-2 दिन तक अपने घर पर रखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा टाइम सोचते होते हैं कि आखिरकार इसे कहाँ दफना दिया जाए कि पुलिस को खबर ना लगे, और इसको कहाँ गायब कर दिया जाए कि जिसकी बात की जानकारी किसी को भी नहीं लगे। आखिरकार 2 दिन अपने घर पर रखने के बाद एक खंबा होता है, लाइट का बहुत बड़ा खंबा होता है, उसके नीचे जो है 7 फीट के आसपास एक खड्डा खोदते हैं। जिसके बाद उस डेड बॉडी को उसी के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद वो अपने घर पर लौट जाते हैं।
और जैसे इस बात की जानकारी बबलू को लगती है कि उसकी मां इटावा से वापस नहीं लौटी हैं, जब उसे पूछताछ करने की कोशिश करते हैं तो वो शराब पीकर कहता है कि मैं तुम्हारी मां को जो है हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दिया हूं। जब पुलिस को इस बात की जानकारी लगती है, बबलू थाने जाता है और थाने में जाकर अपनी मां के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाता है। तो पुलिस जब इस केस की छानबीन कर रही होती है तो गोरेलाल को पकड़ती है। पकड़ने के बाद जब उसे पूछताछ की जाती है तो आखिरकार बबलू उस मौका वारदात पर लेके जाता है जहाँ पर बबलू की मां का जो शव जो है वहाँ पर दफनाया गया था, वहीं पर लेके जाता है गोरेलाल। और गोरेलाल पुलिस को वहाँ पर लेकर जाकर 4 लोग आते हैं, जिसके बाद वहाँ पर खड्डा खोदते हैं और खड्डा खोदने के बाद उस कंकाल तंत्र को जो है बाहर निकाला जाता है, जिसके बाद बबलू को बुलाकर उस साड़ी से पहचान करवा दी जाती है कि ये तुम्हारी माँ की साड़ी है या फिर किसी और की। तो बबलू कहता है कि ये मेरी माँ की साड़ी है। उस कंकाल तंत्र को जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भी भेज दिया जाता है। फॉरेंसिक टीम आती है, जिसके बाद उसकी जांच पड़ताल कर रही होती है, लेकिन सारे गवाह और सबूतों के साथ आखिरकार गोरेलाल को गिरफ्तार करती हैं। गोरेलाल को गिरफ्तार करने के बाद सूरज को भी गिरफ्तार करती हैं। दोनों भाई को गिरफ्तार करने के बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। और आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहाँ भी रहते हैं सुरक्षित रहिए। और इसी तरीके की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना अगर आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।